नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। हम इस चैनल में बीएससी एमएससी के प्रत्येक टॉपिक को हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं, साथ में नोट्स बना देते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में लिखकर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और यही बताते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में किस प्रकार से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल में नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वेरी मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन, चालित आवर्ती दोलित। इसी को हम प्रणोदित आवर्ती दोलित भी बोलते हैं। इसका हम पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आज इस लेक्चर में हम पार्ट 1 वीडियो पर डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम प्रणोदित अथवा जो चालित आवर्ती दोलित है इसका अवकल समीकरण, अवकल समीकरण का हल। ये अवकल समीकरण होता है जो चालित आवर्ती दोलित का ये सेकंड ऑर्डर का होता है, इसलिए इसके दो सॉल्यूशन होते हैं, एक क्षणिक अवस्था में हल, एक स्थायी अवस्था में हल। मतलब एक इंटेनियस सॉल्यूशन होता है, एक स्टेबल सॉल्यूशन होता है। हम जो स्टेबल सॉल्यूशन में जिसका जो सॉल्यूशन आएगा, मतलब वो सॉल्यूशन जो दोलन होते हैं वो जो हम बाह्य आवर्ती बल देंगे वो उसकी कोणीय आवृत्ति पर डिपेंड करता है, इसलिए इसकी 3 शर्तें पर अध्ययन करेंगे। जब प्रेरक बल या इसको हम चालक बल भी बोलते हैं, मतलब जो निकाय पर आरोपित बाह्य बल की आवृत्ति अति निम्न हो, मतलब ओमेगा लेस देन एन। एन क्या है? निकाय की नेचुरल फ्रिक्वेंसी, निकाय की स्वाभाविक आवृत्ति, जिन्हें हम मुक्त दोलनों की आवृत्ति बोलते हैं। ओके। जब अनुनाद की अवस्था, मतलब जो प्रेरक अर्थात चालक बल की आवृत्ति है वो निकाय के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो, तब जो थर्ड केस होगा जब प्रेरक बल अर्थात चालक बल की आवृत्ति अति उच्च हो। ओके। जब जो प्रेरक बल की आवृत्ति मुक्त दोलनों की आवृत्ति से बहुत ज़्यादा हो। ये हम पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो लेंथी हो जाए, क्योंकि हम प्रत्येक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा और साथ में आपको एक एक पद का एक्सप्लेनेशन करूँगा, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए। ये आपको नहीं होगा कहीं कि ये कैसे आया, मैं इसलिए प्रत्येक टर्म का एक्सप्लेनेशन करूँगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पार्ट 2 वीडियो में हम प्रणोदित दोलित द्वारा शक्ति अवशोषण और विशेषता गुणांक, इसी को हम दक्षतांक बोलते हैं, इसको हम गुणता गुणांक बोलते हैं। और नेक्स्ट अनुनाद तथा अनुनाद की तीक्ष्णता, इसके अंतर्गत 2 हेडिंग, अर्ध शक्ति बिंदु तथा अनुनाद वक्र की अर्ध चौड़ाई, वेग अनुनाद। पार्ट 2 वीडियो में ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं पार्ट 1 वीडियो में प्रणोदित अथवा चालित आवर्ती दोलित का अवकल समीकरण, फिर अवकल समीकरण का हल, उसके 2 हल होंगे। तो आप यदि किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम को निवृत्त होकर आप कृपया इसको ध्यान लगाकर जरूर देखें। सिर्फ एक बार देखें और अंत तक देखें, कहीं आप स्किप करके ना देखें, क्योंकि मैं जो बीच बीच में आपको पॉइंट बताऊंगा आप उन पॉइंटों को जरूर ध्यान से सुनें, क्योंकि उन पॉइंटों पर बहुत कुछ समाहित होता है। आप इस लेक्चर में बहुत कुछ जानने वाले हैं, इसलिए आप इस लेक्चर को जरूर अंत तक देखें। क्वेश्चन जो पार्ट 1 वीडियो में पूछे जाएंगे, ऐसा पूछा जाएगा कि प्रणोदित आवर्ती दोलित से आप क्या समझते हैं। इसके लिए अवकल समीकरण स्थापित कीजिए तथा इसे स्थायी अवस्था की हल कीजिए, अनुनाद की अवस्था की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से पूछा जा सकता है, यदि कण की गति का समीकरण md2x/dt2 इक्वल -kx - rdx/dt प्लस f0 sin ωt है, तो इसके प्रत्येक पद के लिखने का तर्क समझाइए तथा इस समीकरण की हल करके विवेचना कीजिए। या इस प्रकार से भी चालित या प्रणोदित दोलित के लिए अवकल समीकरण लिखिए, इसके प्रत्येक पद के लिखने का तर्क समझाइए, इस अवकल समीकरण का हल प्राप्त कीजिए, इसकी विवेचना कीजिए, अनुनाद की शर्त लिखिए एवं अनुनाद की तीक्ष्णता पर व्याख्या कीजिए। जो पार्ट 1 वीडियो के होंगे उसे पार्ट 1 वीडियो बताएंगे। इस यही पूछा जा सकता है जो पार्ट 1 वीडियो में है, यदि दोलित्र पर लगाए गए आवर्ती बल की आवृत्ति को धीरे धीरे बदला जाए तो विस्थापन आयाम में क्या परिवर्तन होंगे। इस परिवर्तन को एक वक्र खींचकर दर्शाओ। सिद्ध करो कि अनुनाद पर विस्थापन आवृत्ति बल से कला में π/2 कोण पीछे रहता है। इस कालांतर तथा आवृत्ति बल की आवृत्ति में संबंध एक आरेख खींचकर व्यक्त करो। तो हम
आपको ग्राफ और फिगर की सहायता से बताने वाले हैं। यदि आप किसी भी टॉपिक को समझते हैं, सीखते हैं, यदि आप उसे फिगर के माध्यम से सीखते हैं तो उसे आप ज़्यादा समय तक अपने माइंड में सेटअप कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको फिगर की सहायता से समझाऊंगा। हम इससे पहले आप इस चालित आवर्ती दोलत को जानने से पहले हम अवमंदित आवर्ती दोलत पर डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। इससे पहले हमें अवमंदित आवर्ती दोलत को जानना जरूरी था। आगे हम अवमंदित आवर्ती दोलत पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अवमंदित आवर्ती दोलत क्या था? ओके, मैंने इसको कई उदाहरणों से समझाया था, जिसमें से मैं एक उदाहरण बता देता हूँ। हमने कोई एक पैराबोलिक स्लोप लिया। ओके, इसमें एम द्रव्यमान का तली में इसके एम द्रव्यमान का क्या है? कोई कण है। ओके, एम द्रव्यमान का कोई कण है। हमने इस एम द्रव्यमान के कण को, जिसका क्या है? नियत बिंदु है जी, इसका क्या है? नियत बिंदु। ये एम द्रव्यमान का कोई कण है जिन इसका नियत बिंदु अर्थात साम्य स्थिति, इसको माध्य स्थिति बोलते हैं। इस एम द्रव्यमान के कण को हमने साम्य स्थिति से x दूरी विस्थापित किया, इधर ले आए। कितना विस्थापित किया? x दूरी विस्थापित किया, इधर ले आए। तो अब इस कण को इधर हम लाकर छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा? इस पर गति करेगा, मतलब इस प्रकार से होगा। ये इधर लाए तो फिर साम्य स्थिति को जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस प्रकार से इसके दोलन होंगे और इसके दोलन का आयाम कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा। बाद में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएंगे, अर्थात वो अपनी माध्य स्थिति पर आ जाएगा। वो कैसे? ये हमने अवमंदित आवर्ती दोलत में पढ़ा था। जब हमने एम द्रव्यमान के कण को x दूरी विस्थापित किया, अब हम इस एम द्रव्यमान के कण को छोड़ देंगे तो इस पर कितने बल कार्य करते हैं वो आपको देखना। 2 बल कार्य करते हैं। जब हम इस एम द्रव्यमान के कण को x दूरी विस्थापित किया, तब इस पर एक नियत बिंदु की ओर बल कार्य करता है। वो कौन सा बल होता है? प्रत्यानयन बल Fr हमने दे दिया। रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल कार्य करता है। जो प्रत्यानयन बल होता है वो हमेशा विस्थापन के समानुपाती होता है तथा इसकी दिशा हमेशा विस्थापन की दिशा के विपरीत होती है। विस्थापन हम ऊपर ले जा रहे हैं तो विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा, इसके नीचे की ओर क्या लगेगा? प्रत्यानयन बल लगेगा। विस्थापन की दिशा के विपरीत हमेशा इस प्रत्यानयन बल की दिशा होती है। जो Fr होता है विस्थापन के समानुपाती होता है, लेकिन दिशा विपरीत होती है। ओके, तो इस कण पर एक बल कौन सा लग रहा है? नियत बिंदु की ओर प्रत्यानयन बल। जब ये नीचे की ओर आएगा तो अब ये एक किसमें एक सरफेस पर काम कर रहा है, तो इसकी गति की विपरीत दिशा में कौन सा बल लगेगा? घर्षण बल। आप जानते हैं किन्हीं दो सतहों के बीच में कौन सा बल कार्य करता है? घर्षण बल। तो कौन सा बल कार्य करेगा? घर्षण बल। ये इस दिशा में आएगा तो इसकी जो घर्षण बल होता है वो हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। तो इसकी विपरीत दिशा में कौन सा बल लगेगा? घर्षण बल हमने दे दिया फ्रिक्शन फोर्स। ओके, इसको हमने दे दिया जी घर्षण बल Fs। ओके, घर्षण बल किन्हीं 2 सतहों के बीच में लगता है। जब ये एम द्रव्यमान का कण नीचे की ओर आएगा तो इस सतह के बीच में घर्षण बल लगेगा। जो घर्षण बल होता है वो गति की विपरीत दिशा में लगता है। तो अब ये अपने साम्य स्थिति की ओर आएगा, फिर ये कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा, इधर आएगा। ओके, अब इस पोजीशन पर भी 2 बल कार्य करेंगे कण पर, एक नियत बिंदु की ओर प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल हमेशा नियत बिंदु की ओर कार्य करता है। ओके, और विस्थापन के समानुपाती होता है, दिशा विस्थापन की विपरीत होती है। ओके, और जब ये नीचे की ओर आएगा तो इसकी गति की इस फ्रिक्शन फोर्स है जो घर्षण बल, इसकी दिशा कैसी होगी? ऊपर की ओर होगी। तो मतलब अब गति की विपरीत दिशा में घर्षण बल लग रहा तो इसकी गति कैसी होगी? धीमी होगी। एक बार दोलन का आयाम इधर हुआ, अगली पोजीशन में क्या होगा? अगली पोजीशन पर अब दोलन और कम होगा, अगली पोजीशन पर दोलन और कम होगा, अगली पोजीशन में और कम होगा, फिर और कम होगा, और कम होगा, अंत में दोलन समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेन कारण है उस कण पर एक कौन सा फोर्स लग रहा है? घर्षण बल। घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लग रहा, जिसे हम अवमंदन बल बोलते हैं। गति जो घर्षण बल होता है वेग के समानुपाती होता है और
इसकी दिशा विपरीत होती है, जिसे हम अवमंदन बल बोलते हैं। घर्षण बल को हम कौन सा बल बोलते हैं? अवमंदन बल। अवमंदन बल के कारण इस कण के जो आयाम हैं वो कम होते जाते हैं, अंत में समाप्त हो जाते हैं, अर्थात कण गति करना बंद कर देता है। यह था अवमंदित आवर्ती दोलित। अब हमें हमारा जो मेन टॉपिक है, हमारा टॉपिक चालित आवर्ती दोलित। तो चालित आवर्ती दोलित में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हमने कोई एक क्या लिया, पैराबोलिक स्लोप लिया। इसके तली में एम द्रव्यमान का हमने कण लिया, इधर है, ये इसका नियत बिंदु P है, एम द्रव्यमान का कण है। इसको x दूरी विस्थापित किया, इधर ले गए। ओके, फिर हमने क्या किया, इसको x दूरी ले जाकर हमने छोड़ दिया, तो ये क्या करने लगेगा, नियत बिंदु की ओर दोलन, नियत बिंदु की दोनों ओर क्या करेगा, दोलन करेगा। तो इस कण पर अभी कितने बल कार्य कर रहे? 2। एक जो विस्थापन के समानुपाती होता है तथा दिशा विपरीत होती है, अर्थात हमेशा नियत बिंदु की ओर होता है। और जो दूसरा बल कार्य करता है वो गति की विपरीत दिशा में, अर्थात गति की दिशा के विपरीत होता है। ओके, तो वो कौन सा बल होता है? घर्षण बल Fs। यदि इस मेन रीजन है कि इस घर्षण बल के कारण इस कण की ऊर्जा में ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, जिस कारण इस कण का आयाम धीरे धीरे दोलन का आयाम कम होता जाएगा, अंत में समाप्त हो जाएंगे। यदि हम इस घर्षण बल के बराबर एक बाह्य आवर्ती बल लगा दें, यदि इस कण पर जो जितना घर्षण बल लग रहा है, यदि हम इस घर्षण बल के बराबर एक बाह्य आवर्ती बल लगा दें, तो जो हमने बल लगाया है वो बाह्य आवर्ती बल के बराबर हो जाएगा। जो हम बल लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, वो इसके बराबर हो जाएगा। तो दोलन नियत आयाम के दोलन करने लगेगा, जिन दोलनों को हम क्या बोलते हैं? चालित दोलन या प्रणोदित दोलन। तो ये क्या है? प्रणोदित अथवा चालित आवर्ती दोलित, फोर्स्ड और ड्राइवन ऑक्सीलेटर। ओके, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर दोलित। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा प्रणोदित अथवा जो चालित आवर्ती दोलित क्या है। यदि हम उस द्रव्यमान पर एक जितना घर्षण बल कार्य कर रहा हो उस कण पर, यदि हम उतना बाह्य आवर्ती बल लगा दें, तो कण नियत बिंदु की दोनों ओर नियत आयाम की क्या करने लगेगा? दोलन करने लगेगा। उन दोलनों को हम प्रणोदित दोलन कहते हैं तथा इस निकाय को हम क्या बोलते हैं? प्रणोदित अथवा चालित आवर्ती दोलित। यदि हम इस घर्षण बल के बराबर बाह्य आवर्ती बल लगाएंगे तो गति की, अब तो घर्षण बल कैसा हो गया उस पर, मतलब जब हम बाह्य आवर्ती बल के बराबर लगा दिया तो वो उसकी जो घर्षण बल के द्वारा इस कण की ऊर्जा में ह्रास होगा, वो बाह्य आवर्ती बल उसको प्रोवाइड करेगा। जब उसकी ऊर्जा उतनी ही रहेगी, कंजर्व रहेगी, संरक्षित रहेगी, तो कण नियत आयाम के साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करेगा? दोलन करेगा। उसको हम क्या कहते हैं? प्रणोदित दोलन कहते हैं। ओके जी, हमने क्या जाना? प्रणोदित अथवा आवर्ती दोलित। जो मैंने आपको समझाया है वो मैंने ऑलरेडी पहले से लिख दिया है। तो जब किसी निकाय पर हम बाह्य आवर्ती बल लगाते हैं तो निकाय को क्या, जो बाह्य आवर्ती बल है वो आवर्ती वेग प्रदान करता है। जो बाह्य आवर्ती बल है वो जो निकाय द्वारा अवमंदन बलों के विरुद्ध किया गया कार्य, वो निकाय की ऊर्जा में जो ह्रास हुआ था उसकी क्या हो जाती है? पूर्ति हो जाती है। हमने जो बाह्य आवर्ती बल जब उस निकाय को अर्थात दोलित को जो अवमंदन बलों के विरुद्ध, अवमंदन बल का मतलब घर्षण बल, अर्थात जब वायु में कोई दोलन करेगा तो श्यान बल लगता है या जल में करता है। जी जैसे जी दोलित है, हमने इसको हिलाया तो जी साम्य स्थिति को क्या कर रहा है? दोलन कर रहा है। ओके, तो इस पर प्रत्यानयन बल के अतिरिक्त एक और बल कार्य कर रहा है जो माध्यम द्वारा उस कण पर लगाया जाता है, अर्थात निकाय पर लगाया जाता है। देखो अब ये दोलन कैसे हो गई? कम। तो निकाय द्वारा अगर वायु जल में कर रहा तो श्यान बल, किसी सरफेस में कर रहा तो घर्षण बल। तो श्यान बल अर्थात अवमंदन बल के कारण निकाय की ऊर्जा में लॉस होता है। लॉस होगा तो निश्चित ही आयाम धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इसलिए जब हम निकाय पर बाह्य आवर्ती बल लगाएंगे तो बाह्य आवर्ती बल उस निकाय की ऊर्जा में कमी हुई थी अवमंदन बलों के कारण, उसके विरुद्ध कार्य करने में वो ऊर्जा की पूर्ति हो जाएगी। जब पूर्ति हो जाएगी तो निकाय की ऊर्जा जितनी शुरुआत में थी वो वही हो जाएगी। तो मतलब वो नियत आयाम के दोलन करने लगेगा। प्रारंभ में आप क्या, अवमंदन जब शून्य था
तो निकाय अपनी स्वाभाविक आवृत्ति, जिसे हम मुक्त दोलन बोलते हैं, मुक्त दोलन की आवृत्ति होती है स्वाभाविक आवृत्ति, उससे दोलन करना चाहता है। लेकिन जब हमने उसमें बाह्य आवृत्ति बल ऐसे हिलाया तो जिसकी क्या है स्वाभाविक आवृत्ति, जब हम इस पर बाह्य आवृत्ति बल अप्लाई करेंगे तो बाह्य आवृत्ति बल इस कण को अपनी आवृत्ति से दोलन कराना चाहता है। तो जो निकाय के मुक्त दोलन होते हैं वो जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं और निकाय इस बाह्य बल की आवृत्ति से क्या करने लगता है, दोलन करने लगता है। जितना हम बाह्य बल की आवृत्ति से बल लगाएंगे कण उतनी आवृत्ति से क्या करेगा, दोलन करेगा। इसे हम दोलक की क्या बोलते हैं, स्थायी अवस्था। और इन दोलनों को हम प्रणोदित दोलन कहते हैं। जो इस निकाय पर हम बल लगाते हैं उस बल को क्या बोलते हैं, चालक या प्रेरक बल या चालक बल। और उस निकाय को जो प्रणोदित दोलन करता है उसको हम प्रणोदित अथवा चालित आवर्ती दोलक कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको प्रणोदित आवर्ती दोलक समझ में आ गया होगा। मेन चीज़ यही था कि आप ये समझ जाएं कि चालित आवर्ती दोलक क्या होता है। अवकल समीकरण जानेंगे। जो प्रणोदित आवर्ती दोलक था इस कण पर 3 बल कार्य कर रहे हैं। कौन कौन सा, प्रत्यानयन बल Fr रिस्टोरिंग फोर्स, घर्षण बल Fs, और इस कण पर जो हमने बल अप्लाई किया है Fe एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य आवृत्ति बल Fe इक्वल F0 sin ओमेगा t। हमने बाह्य आवृत्ति बल, क्योंकि ये बल साइन का फंक्शन है इसलिए बाह्य आवृत्ति बल। ओके, हम बाह्य आवृत्ति बल, तो इस पर कितने बल कार्य कर रहे हैं, 3। प्रत्यानयन बल जो नियत बिंदु से विस्थापन के समानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा हमेशा विस्थापन की दिशा के विपरीत होती है। तो Fr प्रोपोर्शनल माइनस x, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो Fr इक्वल माइनस kx, जहाँ के क्या है, बल नीतांक है। अवमंदन बल जो वेग के समानुपाती होता है। अवमंदन बल मतलब घर्षण बल। ओके, इस सरफेस की बात कर रहे थे तो घर्षण बल लग रहा है। जैसे कोई दोलक है वो वायु में गति करेगा तो वायु द्वारा कण पर लगाया जाएगा कौन सा बल, श्यान बल। तो अवमंदन बल, इसको हम घर्षण बल आता है इसके अंतर्गत और श्यान बल आता है। जो अवमंदन बल होता है वेग के समानुपाती होता है तथा बल की दिशा गति की दिशा के विपरीत होती है। तो Fd दे दिया, डैम्प्ड फोर्स समानुपाती dx बाई dt, मतलब जो वेग है दिशा विपरीत है तो माइनस जे चिन्ह रिप्रेजेंट करता है। समानुपाती का चिन्ह हटाया तो Fd इक्वल माइनस आर dx बाई dt, जहाँ आर क्या है, अवमंदन नीतांक है। बाह्य आवृत्ति बल F इक्वल F0 sin ओमेगा t। F0 क्या है, लगाए गए बल का आयाम, ओमेगा क्या है, लगाए गए बल की कोणीय आवृत्ति। ओके, यदि प्रणोदित दोलन कर रहे जो कण का द्रव्यमान हमने मान लिया m है तो किसी क्षण कण का त्वरण d2x बाई dt स्क्वायर है तो न्यूटन की गति विषयक नियम से कण पर लगने वाला कुल बल कितना होगा, m d2x बाई dt स्क्वायर। ओके, तो प्रणोदित आवर्ती दोलनों का समीकरण क्या होगा, लगने वाला कुल बल है वो तीनों बलों के बराबर होगा, प्रत्यानयन बल, अवमंदन बल प्लस बाह्य आवृत्ति बल। ओके, हमने प्रत्यानयन बल की वैल्यू पुट कर दी, अवमंदन बल की, बाह्य आवृत्ति बल की, और इसको सॉल्व किया, पक्षांतर किया। पक्षांतर करने के बाद आप देख रहे हैं हमने m से डिवाइड कर दिया दोनों पक्षों में तो कितना आ गया, इतना। फिर आप हमने इसको सही क्रम में लिख लिया, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस r अपॉन में m dx बाई dt प्लस k अपॉन में m इंटू एक्स इक्वल F0 अपॉन में m साइन ओमेगा t। हम मान लेंगे कि r अपॉन में m टू बी कॉन्स्ट और k अपॉन में m n स्क्वायर के F0 अपॉन में m स्मॉल f के इक्वल है। ओके, हमने लेट कर लिया, इसलिए लेट किया जाता है ताकि आगे सॉल्व करने में इक्वेशन बड़ा ना हो। ओके, बाद में हम वही वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमने लेट कर लिया तो इक्वेशन हमारा क्या बन के जाएगा, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस 2b dx बाई dt n स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल स्मॉल f साइन ओमेगा t। समीकरण 1 दे दिया। जो समीकरण 1 है जो क्या है, प्रणोदित आवर्ती दोलक का क्या है, अवकल समीकरण है। जो अवकल समीकरण आप देख रहे हैं वो क्या है, सेकंड ऑर्डर का है। ओके, जब कोई अवकल समीकरण सेकंड ऑर्डर का होता है तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं। ओके, कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2 सॉल्यूशन होता है। एक क्षणिक अवस्था में हल मतलब इंटेनियस सॉल्यूशन, एक होता है स्थायी अवस्था में सॉल्यूशन अर्थात स्टेबल सॉल्यूशन। तो बाह्य
अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैसे हमने जब शुरुआत में जाना था, जब हमने उस पर निकाय पर बाह्य आवर्ती बल लगाया था, तो निकाय में जब अवमंदन शून्य था, जब अवमंदन शून्य होगा तो कोणीय आवृत्ति, अवमंदन शून्य का मतलब जब बी की वैल्यू 0 है तो जो निकाय है वो मुक्त दोलनों की आवृत्ति से दोलन करना चाहता है, लेकिन हम उस निकाय पर बाह्य आवर्ती बल की कोणीय आवृत्ति ओमेगा से दोलन कराने के लिए वो बल कार्य करता है। ओके, तो उस निकाय पर वो निकाय क्या करेगा, जो निकाय की जो वास्तविक गति होगी वो दो दोलनों की कोणीय आवृत्तियां ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ओमेगा 1 की वैल्यू n, मतलब जो निकाय की पहली कोणीय आवृत्ति है वो कितनी है, मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति के बराबर। जो दूसरी कोणीय आवृत्ति वो लगाए गए बाह्य बल की कोणीय आवृत्ति के बराबर है। जो निकाय की अब वास्तविक गति है वो इन दोनों कोणीय आवृत्तियों की अध्यारोपण से प्राप्त होती है। ओके, तब हम आप ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए लिख दिया, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैंने नॉलेज के लिए लिख दिया है, आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। तो इस समीकरण 1 का जो हल होगा हमने डायरेक्ट बता दिया है कि सेकंड ऑर्डर का है तो 2 सॉल्यूशन होंगे, इंटेनियस सॉल्यूशन और स्टेबल सॉल्यूशन। ये तो हमने आपको नॉलेज के लिए लिखा है नीचे। तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, x = x1 + x2। जो x1 है वो पूरक फलन है, x2 विशेष समाकल है। ओके, तो हम जो क्षणिक अवस्था में हल है वो x1 है। यदि हमने मान लिया कि x1 समीकरण 1 का हल है तो इस समीकरण 1 का हल है, तो जो x1 है वो बाह्य आवर्ती बल शून्य होने पर उसका हल है। ओके, क्षणिक अवस्था, क्षणिक अवस्था का मतलब ये है कि जो वो बहुत ही कम समय में गायब हो जाता है, उसके जो मुक्त दोलन होते हैं, मुक्त दोलन होंगे तो उस पर बाह्य आवर्ती बल शून्य होगा। तो हम इसका क्षणिक अवस्था में हल निकाल रहे हैं, तो समीकरण 1 में हम x = x1 और जो बाह्य आवर्ती बल की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो हमारा समीकरण 1 में हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, d2x1/dt² + 2b dx1/dt² + n² × x1 = 0। समीकरण 3 दे दिया। इस समीकरण 3 आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, अवमंदित आवर्ती दोलक जैसा है। ओके, तो अवमंदित आवर्ती दोलक जैसा है। इसका हमने यूएस लेक्चर में सॉल्यूशन किया था ना, जो आपको आई बटन पे हमने लिंक दे रखी है पहले से। उस अवकल समीकरण का हल ये था, x1 = a एक्सपोनेंशियल माइनस का bt sin ω1t + phi। ω1 की वैल्यू क्या थी, ω1 की वैल्यू n। ओके, नेचुरल फ्रिक्वेंसी स्वाभाविक आवृत्ति, मुक्त दोलनों की आवृत्ति, हमने वैल्यू पुट कर दी ω1 की, तो कितना आ गया, a एक्सपोनेंशियल माइनस का bt sin nt + phi। समीकरण 4 दे दिया। तो क्षणिक अवस्था में हल जो आया वो इतना आया। ओके, तो इससे आप क्या देख पा रहे हैं, समीकरण 4 में आप ये देख पा रहे हैं कि जो इसका क्षणिक अवस्था में हल है वो समय के साथ चरघातांकी नियम द्वारा घटता जाता है। कुछ समय बाद यह गायब हो जाता है। जब चरघातांकी रूप से घटेगा तो निश्चित ही कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसे हम दोलक का क्या बोलते हैं, क्षणिक हल या क्षणिक अवस्था में हल। और इस प्रकार क्षणिक अवस्था में जो निकाय है वो अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करता है क्षणिक अवस्था में। ओके, अब हम जानेंगे स्थायी अवस्था में हल। स्थायी अवस्था में हल का मतलब जब निकाय में अवमंदन होगा तो अवमंदन के कारण जो निकाय के मुक्त दोलन हैं वो कैसे हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो निकाय बाह्य आवर्ती बल, जो बाह्य आवर्ती बल है उस प्रेरक बल की आवृत्ति से दोलन करने लगेगा, तो वो निकाय की क्या कहलाती है, स्थायी अवस्था कहलाती है। तो हमने स्थायी अवस्था में समीकरण 1 का जो हल है हमने x2 मान लिया है, समीकरण 1 का हल तो x2 है, तो उसको वो संतुष्ट हमने पुट कर दिया। x की जगह x2 तो d2x2/dt² + 2b dx2/dt + n² × x2 + f sin ω_t से समीकरण 5 दे दिया। हमने माना जो स्थायी अवस्था में समीकरण 5 का हल है वो क्या है, x2 = a sin ω_t × थीटा। ए क्या है, कैपिटल ए स्थायी अवस्था आने पर प्रणोदित अथवा
चालित कंपनों का नियत आयाम है। ओमेगा क्या है? प्रणोदित कंपनों की आवृत्ति है। और थीटा क्या है? आरोपित बल और परिणामी विस्थापन के मध्य क्या है? कालांतर है। ओके, तो हमने समीकरण 5 का जो हल मान लिया है। ओके, तो ये हमें इस आयाम और कोणीय आवृत्ति की हमें इस आयाम और कालांतर की वैल्यू निकाल लेना है, समीकरण 6 में पुट कर देना है, तो हमारा जो समीकरण 5 का हल है वो निकल आएगा। ओके, तो हमें जब हमने जो माना है जो स्थायी अवस्था में समीकरण 5 का हल है तो इसको ये संतुष्ट करेगा, तो हमें क्या कर लेना है, हमें जी जो अवकल हैं, ओके, हमें इनकी वैल्यू निकाल लेना है। तो आप इस x2 का t के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। तो हमने अवकलन कर दिया तो कितना आ जाएगा? ए कांस्टेंट है, साइन फंक्शन का अवकलन क्या होता है? कॉस, तो साइन ओमेगा टी माइनस थीटा का क्या होगा? कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। और फिर इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा, अवकलन होगा, तो ओमेगा का कांस्टेंट है, टी का 1 हो जाएगा, थीटा का 0। तो इसको हमने लिख लिया, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस का थीटा। इसका हमने अगेन अवकलन किया, पुनः अवकलन, तो d2x2 अपन में dt स्क्वायर। इसका अवकलन करेंगे, ए ओमेगा कांस्टेंट है, कॉस आप जानते हैं जो कॉस का अवकलन होता है वो कैसा होता है? माइनस का साइन एक्स। ओके, तो हम इधर कॉस के फंक्शन का कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी माइनस का थीटा। ओमेगा टी माइनस थीटा का अगेन होगा, ओमेगा कांस्टेंट है, टी का 1 हो जाएगा, थीटा का 0, तो कितना आ जाएगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा। तो अब हम इस समीकरण 5 में देख रहे हैं, आप d2x2 अपन dt स्क्वायर dx2 बाई dt और x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, हम पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? d2x2 अपन dt स्क्वायर dx2 अपन dt, x2 की वैल्यू इस समीकरण 5 में रख दी तो इतना आ गया। समीकरण 5 में रखने पर इसको हमने सॉल्व किया, आप देख रहे हैं इस फर्स्ट टर्म को और इस थर्ड टर्म में कॉमन हो रहा, पहले पद और तीसरे पद में a साइन ओमेगा टी माइनस थीटा का कॉमन हो रहा, तो इधर एन स्क्वायर बचेगा, इधर से माइनस का ओमेगा स्क्वायर, मुझे ज्यों का त्यों लिख दिया। इसमें हमने सोचा, हमने थीटा जोड़ दिया, थीटा घटा दिया, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। आप इसमें देख रहे हैं फॉर्मूला बन रहा है, एक जी टर्म तो a प्लस बी। ओके, हमने इसको a मान लिया इतनी टर्म को, जो इसको b मान लिया, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो आप साइन a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं? नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता भी देता हूँ, आप लिख लें, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। ओके, ये फॉर्मूला होता है, जो हमने a को लेट किया है, a की वैल्यू, b को लेट किया है थीटा की वैल्यू, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब आप दोनों पक्षों में साइन ओमेगा टी माइनस थीटा कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा के गुणांकों को अलग अलग बराबर कर देंगे, मतलब तुलना कर देंगे। तो आप इधर से क्या देख रहे हैं? साइन ओमेगा टी माइनस थीटा की वैल्यू इधर से कितनी मिल रही है? एफ कॉस थीटा। और कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा की वैल्यू इधर से कितनी मिल रही है? एफ साइन थीटा। जैसे हम समीकरण 7-8 दे दिया। इस समीकरण 7-8 की सहायता से हम कैपिटल ए की वैल्यू निकाल लेंगे, जो आयाम, और थीटा की वैल्यू, कालांतर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम समीकरण 7 और 8 का वर्ग करके जोड़ देंगे, तो हमने वर्ग करके जोड़ दिया है। इसका हमने सॉल्यूशन किया। ओके, अब देख रहे हैं, तो हमने दोनों पक्षों का वर्ग करके क्या किया? कॉमन हो रहा ए स्क्वायर का कॉमन ले लेंगे, कितना बचा? एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इधर से आप ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? एफ अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हमने समीकरण 9 दे दिया। ये हमने प्रणोदित कंपनों का आयाम निकाल लिया। फिर हम समीकरण इस 8 में 7 का भाग दे देंगे।
तो भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा, एफ साइन थीटा अपॉन में एफ कॉस थीटा 2b a ओमेगा अपॉन a n स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ओके, समीकरण इस 8 में 7 का भाग दे दिया है। ओके, तो कितना आ जाएगा, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल 2b ओमेगा अपॉन में n स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो इधर से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स 2b ओमेगा अपॉन n स्क्वायर माइनस का ओमेगा। इसका समीकरण 10 दे दिया। हमने समीकरण 10 दे दिया, मतलब हमने जो प्रणोदित कंपनों का आयाम था और जो आरोपित बल और परिणामी विस्थापन के मध्य कालांतर था उसकी वैल्यू निकाल ली है। इस समीकरण 6 में हम a और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम समीकरण 6 में, तो हमने a और थीटा का मान समीकरण 6 में रख दिया। जब हम a थीटा का मान समीकरण 6 में रख देंगे तो x2 इक्वल कितना आ जाएगा, a की वैल्यू हमने पुट कर दी और साइन ओमेगा टी और थीटा की वैल्यू पुट कर दी। तो हमारा समीकरण 5 का हल x2 की वैल्यू आ गई, मतलब स्थायी अवस्था में हल। जो स्थायी अवस्था में हल निकाला है और हम क्षणिक अवस्था में हल निकाल चुके हैं, तो हम x1 और x2 की वैल्यू समीकरण किस में रख देंगे, 2 में पुट कर देंगे, जो हमारा क्या था, संपूर्ण हल था। ओके, ये प्रणोदित आवर्ती दोलक के अवकल समीकरण के क्या था, संपूर्ण हल। तो x इक्वल x1 प्लस x2 था। तो हम x1 x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू जी आ रही थी। ओके, हमने x1 की वैल्यू पुट कर दी। x1 की वैल्यू जब हमने पुट कर दी, जी हमने x2 की वैल्यू पुट कर दी, तो जी हमारा क्या आ गया, प्रणोदित आवर्ती दोलक के अवकल समीकरण का हल, संपूर्ण हल, इसे हमने समीकरण 12 दे दिया। जो आप देख रहे हैं ये क्या है, क्षणिक अवस्था में हल है। ओके, हम लिख दे रहे हैं क्षणिक अवस्था में हल, और ये क्या है, स्थायी अवस्था में हल। तो ये हमारा स्थायी अवस्था में हल निकल आया। समीकरण 12 हम इसको ग्राफ की सहायता से समझा देंगे। आप इसको ये देख रहे हैं, ये क्या था, ये अवमन्यित आवर्ती दोलक की गति का समीकरण है, अवमन्यित आवर्त गति का समीकरण है। मतलब आप इसमें देख रहे हैं जो क्षणिक अवस्था में हल था उसमें जो विस्थापन था वो समय के साथ चरघातांकी रूप से घट रहा। ओके, तो कुछ समय बाद वो क्या हो जाते हैं, दोलन समाप्त हो जाते हैं। तो हमने ग्राफ बनाया है विस्थापन और समय के बीच में, क्षणिक विस्थापन x1 का समय के साथ परिवर्तन। तो शुरुआत में दोलन क्या होते जाएंगे, समय के साथ घटते जाएंगे, अंत में क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ओके, और जो आप देख रहे हैं स्थायी विस्थापन, आप इसको देख रहे हैं जो स्थायी अवस्था में हल था। ओके, जो मतलब स्थायी विस्थापन x2 है वो समय पर डिपेंड नहीं है। आप इस समीकरण को देख रहे हैं, क्षणिक अवस्था में जो हल था ये क्या नहीं है, समय पर डिपेंड नहीं है। जब समय पर भैया डिपेंड नहीं है तो क्या होंगे, जो समय के साथ जो स्थायी विस्थापन मतलब जो आयाम है वो क्या रहेंगे, नियत आयाम। ओके, मतलब जो प्रणोदित आवर्ती दोलक होता है वो नियत आयाम के दोलन करता है। ओके, स्थायी अवस्था में ये ऐसे ग्राफ, ये हमने कुल विस्थापन x1 प्लस x2 का समय के साथ परिवर्तन बनाया है। ओके, तो आप जो समीकरण 12 में क्या देख पा रहे थे, आप समीकरण 12 में देख पा रहे थे कि किसी क्षण t पर जो समीकरण 12 है वो प्रणोदित दोलक का विस्थापन बता रहा है। इससे आप क्या देख रहे थे, जो स्थायी अवस्था में क्या है, इस समीकरण 12 में जो स्थायी अवस्था में हल में जो क्या है, प्रणोदित कंपनों में स्थायी अवस्था में आयाम है। ये आयाम समय पर डिपेंड तो नहीं है, बल्कि किस पर डिपेंड है, ओमेगा पर डिपेंड है। ओमेगा का मतलब बाह्य बल की आवृत्ति पर डिपेंड है। जब बाह्य बल की आवृत्ति पर डिपेंड है तो इधर से हम देख सकते हैं, जब बाह्य बल की आवृत्ति पर डिपेंड है n स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर में आप क्या देख सकते हैं, हो सकता है जो हम बाह्य बल लगा रहे हैं उसकी आवृत्ति इस मुक्त दोलनों की आवृत्ति से बहुत कम हो सकता है इस बाह्य बल की आवृत्ति मुक्त दोलनों की आवृत्ति के बराबर हो सकता है इस बाह्य बल की जो कोणीय आवृत्ति है निकाय के मुक्त दोलनों की आवृत्ति से बहुत ज़्यादा है, अति उच्च है।
तो स्थायी अवस्था में जो हमने हल देखा है, इसके हम 3 केस सॉल्व करेंगे। क्या वो 3 केस हैं? जब प्रेरक बल की अर्थात जो चालक आरोपित बल है निकाय पर बाह्य आवृत्ति बल, उसकी कोणीय आवृत्ति अति निम्न है। ओके, जब बाह्य बल की जो कोणीय आवृत्ति है वो निकाय के मुक्त दोलनों की आवृत्ति के बराबर है, अर्थात अनुनाद की अवस्था में। ऐसा भी कि जो निकाय पर आरोपित बाह्य आवृत्ति बल की कोणीय आवृत्ति अति उच्च है निकाय के मुक्त दोलनों की अपेक्षा। तब हम इन 3 केस का अलग अलग अध्ययन करेंगे। आपको ग्राफ की सहायता से जितने मैंने क्वेश्चन शुरुआत में बताए थे इतने प्रकार से पूछा जा सकता है, उतने प्रकार के आपको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। जो केस फर्स्ट है आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें। जो फर्स्ट केस है कि बाह्य आवृत्ति बल की कोणीय आवृत्ति कैसी है? अति निम्न है, अर्थात जो प्रेरक बल की आवृत्ति है वो निकाय के मुक्त दोलनों की आवृत्ति से बहुत कम है। तब क्या होगा? ओके, तब कम है तो अवमंदन शून्य होने पर अवमंदन शून्य होता है, मतलब बी की वैल्यू कैसी होती है? 0। जी कैसी आ जाती है? आप सोच रहे होंगे कि बी की वैल्यू कहाँ से रख देते हैं। इधर आप देख रहे हैं r/m इक्वल कितना है? 2b है। ओके, r/m इक्वल कितना है? 2b है। जब अवमंदन शून्य होगा, r की वैल्यू 0 होगी तो निश्चित ही किसकी? b की वैल्यू 0 होगी। ओके, इसलिए ये मैं लिख देता हूँ। आपका मैं बताया था एक एक पद को आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो हमने b की वैल्यू अवमंदन शून्य होने पर किसकी वैल्यू 0 होती है? b की वैल्यू 0 होती है। तो अवमंदन कम होने पर b टेंड्स टू 0, मतलब लगभग b की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो हम समीकरण 9 और 10 से क्या निकाल लेंगे? प्रणोदित कंपनों का आयाम और कालांतर। ओके, कब? जब ओमेगा की वैल्यू n से बहुत कम है, अर्थात जो आरोपित बाह्य बल की जो आवृत्ति है निकाय के मुक्त दोलनों की आवृत्ति से अति निम्न है। तब क्या होगा? निकाय के प्रणोदित कंपनों का आयाम और आरोपित बल तथा मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति में कालांतर। ओके, तो हम जो फर्स्ट केस में क्या निकाल लेंगे? प्रणोदित कंपनों का आयाम और आरोपित बल तथा परिणामी विस्थापन के मध्य क्या? कालांतर निकाल लेंगे। ओके, तो हम समीकरण 9 और 10 में किसकी वैल्यू पुट कर देंगे? इस b की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। ओके, जब हम b की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आप जरूर इधर ध्यान से देखें। इस समीकरण 9 में हमें किसकी वैल्यू पुट करना है? b की वैल्यू 0 पुट करना है। तो a इक्वल कितना आ जाएगा? f/में। अब जो हमारा केस क्या था? ओमेगा की वैल्यू n से बहुत कम है, तो ये क्या है? नेग्लिजिबल है। तो कितना आ जाएगा? n² - 0 का होल स्क्वायर। जी 0 है तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? f/n²। तो आयाम कितना आ गया? f/n²। और आप समीकरण 10 में भी b की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? tan थीटा इक्वल b की वैल्यू 0 है तो 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? इस केस में जो प्रणोदित कंपनों का आयाम है और आरोपित बल और परिणामी विस्थापन के मध्य कालांतर है वो कितना आया? 0। तो आप जो फर्स्ट केस में जब प्रेरक बल की आवृत्ति अति निम्न है, तब जो प्रणोदित कंपनों का आयाम है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? बल नीतांक पर डिपेंड करता है। और चालक बल और स्थायी विस्थापन के मध्य जो कालांतर होता है वो 0 होता है, अर्थात वो समान कला में होते हैं। जो प्रणोदित दोलन का आयाम है वो द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं है, ना तो अवमंदन पर, बल्कि किस पर डिपेंड है? केवल बल नीतांक पर, के पर निर्भर करता है प्रणोदित कंपनों का आयाम। कब? जब चालक बल को हम बोलते हैं निकाय पर जो हमने बाह्य आवृत्ति बल अप्लाई किया है, ओके, उसके नीतांक पर डिपेंड करता है। ये हमने फर्स्ट केस जाना, इसको हमने समीकरण 13 दे दिया। सेकंड केस जानेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है। क्या? जब चालक बल की आवृत्ति दोलक की मुक्त दोलनों की आवृत्ति के बराबर होती है। ओके, तब क्या होगा? हमें इसकी वैल्यू ओमेगा की वैल्यू n के इक्वल रखना है। समीकरण किसमें? 9 और 10 में। तो आपने जो समीकरण 9 देखा था उस समीकरण 9 में आप ओमेगा की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? n पुट कर देंगे। तो सेकंड केस ओमेगा इक्वल n पर आपको तो a इक्वल कितना आ जाएगा? f/में। आप ओमेगा
की वैल्यू एन के इक्वल रखेंगे तो एन स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4bn स्क्वायर। ओके, तो इधर से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ अपॉन में कितना 2b ओमेगा, तो कितना आ जाएगा 2b ओमेगा। तो ये टर्म कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इतना निकल आएगा। ओके, तो ए इक्वल एफ अपॉन में 2b ओमेगा। फिर आप जानते हैं टाउ इक्वल कितना होता है, श्रांति काल होता है जी टाउ, 1 अपॉन में 2b इक्वल एम अपॉन में आर। तो 1 अपॉन 2b की जगह हमने टाउ रख दिया, तो एफ इंटू टाउ अपॉन में ओमेगा, और ओमेगा किसके इक्वल था, एन के इक्वल था, तो एफ टाउ अपॉन में एन। हमने जो स्मॉल एफ शुरुआत में लेट किया था उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। स्मॉल एफ इक्वल कितना था, एफ नॉट अपॉन में एम, और टाउ की वैल्यू एम अपॉन में आर। एन कैंसिल हो रहा, कैंसिल कर देंगे एम से एम, तो कितना आ जाएगा एफ नॉट अपॉन एन इंटू आर। तो कितना आ गया, ए इक्वल एफ नॉट अपॉन एन इंटू आर। समीकरण 14 दे दिया। तो ये क्या है, जब प्रेरक बल की आवृत्ति दोलक की मुक्त दोलनों की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो ये अनाद की स्थिति होती है। अनाद की स्थिति में जो आयाम है वो अवमंदन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, अवमंदन पर डिपेंड कर रहा है। अब जो आयाम है एफ ए इक्वल कितना है, एफ नॉट अपॉन में एन आर। जो आयाम है वो अवमंदन के कैसे व्युत्क्रमानुपाती, जब अवमंदन कम होगा तो प्रणोदित कंपनों का आयाम ज़्यादा होगा, जब आयाम अधिक होगा अवमंदन अधिक होगा तो कंपनों का आयाम कम होगा। जब अवमंदन शून्य हो जाएगा, 0 वैल्यू रख देंगे, तो आयाम कैसा हो जाएगा, कंपनों का आयाम अनंत हो जाएगा। ओके, जो हमने आयाम निकाल लिया सेकंड केस में, और सेकंड केस में हम जरा ये भी तो निकालें कि आरोपित बल और स्थायी विस्थापन के मध्य कालांतर कितना है। ओके, तो हम वो निकाल लेंगे। हमने समीकरण 10 में क्या रख दिया, हमने समीकरण 10 में थीटा की वैल्यू समीकरण हमें 10 में ओमेगा की वैल्यू एन पुट करना है, तो आप ओमेगा की वैल्यू एन पुट कर देंगे समीकरण किसमें, तो हमारा जो सेकंड केस था ओमेगा इक्वल एन, तो टेन थीटा इक्वल कितना आ जाएगा 2b ओमेगा अपॉन एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू एन स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा जी 2b ओमेगा अपॉन में 0 भाग दे देंगे तो अनंत। इधर से थीटा की वैल्यू टेन थीटा इक्वल टेन में अनंत वैल्यू किसकी होती है, π/2 की, 90 की, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2। तो अनाद की स्थिति में आप क्या देख रहे हैं, जो स्थायी विस्थापन और चालक बल अर्थात बाह्य बल में कला में कितना कोण पीछे रहता है, π/2 कोण पीछे रहता है। ओके, तो ये हमने निकाल लिया अनाद की स्थिति के लिए। अनाद की स्थिति के लिए हमने प्रणोदित कंपनों का आयाम निकाल लिया और आरोपित बल और स्थायी विस्थापन के मध्य हमने क्या निकाल लिया, कालांतर निकाल लिया। अब हम जो थर्ड केस है उसको जानेंगे, अभी इसी में अभी हमें और भी जानना है अधिकतम आयाम। तो आप समीकरण 9 को देख रहे थे। समीकरण 9 में हमने क्या निकाल लिया, प्रणोदित कंपनों का आयाम। इससे क्या स्पष्ट हो रहा, यदि हमें प्रणोदित कंपनों का अधिकतम मान चाहिए तो अधिकतम मान के लिए इस हर की वैल्यू कैसी होती है, न्यूनतम होती है। ओके, न्यूनतम होने के लिए आपने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में। ओके, तो वही है। तो हमने इस हर के न्यूनतम मान के लिए ओमेगा के रेस्पेक्ट में अवकलन करके ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। ओके, ये मैक्सिमा में आपने पढ़ा होगा। तो हमने इसका अवकलन कर दिया, आप इसका अवकलन करेंगे तो फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, जैसे हम कर रहे हैं dy/dx, हमें करना है मान लो रूट, तो 1 हमने इसका करना है, तो रूट x का, तो इसका कितना होता है 1 अपॉन में रूट, ओके 1 अपॉन में 2 रूट x। कैसे मैं आपको बता देता हूँ, dy/dx x की पावर कितना है 1/2। इसका करेंगे तो अवकलन का जो फॉर्मूला होता है dy/dx x की पावर n का n, x घात आगे लिख देते हैं, घात में से एक घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 1/2, x एक घटा देंगे पावर तो 1/2, और x की पावर माइनस का 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/2 रूट x।
ओके, इसका भी हम कर देंगे। जो रूट में संख्या लिखी है तो इसका कितना हो जाएगा 1/2 रूट लिखा वो 4v² इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस n² माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका लिखा है, इसका अगेन अवकलन होगा। ओके, तो 4v² क्या था, कांस्टेंट था, ओमेगा स्क्वायर का अवकलन होगा तो 2 ओमेगा, तो कितना आ जाएगा 8v² इंटू ओमेगा। इसका होगा तो 2n² माइनस ओमेगा स्क्वायर, n कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का माइनस 2 ओमेगा हो जाएगा। ओके, इसको हमने सॉल्व किया, कैंची गुणा किया तो जी टर्म 0 हो जाएगा। ओके, तो कितना बचेगा, सॉल्व किया 8v² इंटू ओमेगा प्लस 2n² माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा इक्वल 0। सॉल्व किया, ओके, गुणा कर दिया। फिर आप देख रहे हैं 4 ओमेगा कॉमन हो रहा, कॉमन ले लिया, कॉमन करने के बाद जिस साइड भेज दिया तो जे 0 हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा। तो आप पक्षांतर कर लें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n² इक्वल n² माइनस 2v²। तो इसको हमने किसके इक्वल मान लिया, ओमेगा आर स्क्वायर के इक्वल मान लिया। ओके, तो ये क्या है ओमेगा आर स्क्वायर, इसको हम आगे जानेंगे। तो इधर से आप जो प्रणोदित कंपनों का आयाम अधिकतम मान क्या होगा, ए मैक्सिमम इक्वल f/2v ओमेगा इंटू आर। ओके, जो सेकंड केस था, हम सेकंड केस में क्या जान रहे थे, जे। ओके, सेकंड केस में ए इक्वल कितना था, f/2v ओमेगा। अब अधिकतम आयाम के लिए निकालना है, अधिकतम आयाम के लिए जो ओमेगा है वो ओमेगा आर के इक्वल है, तो हम इस ओमेगा की जगह ओमेगा आर पुट कर देंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा, ए मैक्सिमम इक्वल f/2v ओमेगा आर। अब हम ओमेगा आर की वैल्यू रखना है। ओके, ओमेगा आर मतलब अनादि आवृत्ति है वो, इस अनादि आवृत्ति की वैल्यू जो पुट कर देंगे तो ओमेगा आर की वैल्यू कितनी आ रही है, ओमेगा आर की वैल्यू जी निकाल लेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, n² माइनस का 2v², तो ओमेगा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट n² माइनस का 2v², समीकरण 16 दे दिया। ये हमारा क्या आ गया। आप इधर से क्या देख रहे हैं कि एक जो हमारा चालक बल है, निकाय पर बाह्य आवृत्ति बल है, इसकी एक विशेष आवृत्ति पर इस दोलित्र का आयाम कैसा होता है, अधिकतम होता है। इस घटना को हम आयाम अनुनाद बोलते हैं, और इस विशेष आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, अनुनादी आवृत्ति बोलते हैं। कौन सी आवृत्ति बोलते हैं, अनुनादी आवृत्ति बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुनादी आवृत्ति। तो ये जिस अनुनादी कोणीय आवृत्ति है, अनुनादी कोणीय आवृत्ति, तो हम प्रणोदित आवृत्ति दोलित्र के लिए अनुनादी आवृत्ति निकालेंगे। तो आप पढ़ा होगा फॉर्मूला, एफ इक्वल ओमेगा इक्वल कितना होता है 2πf, तो एफ इक्वल कितना हो जाएगा 2π/ओमेगा। अनुनादी आवृत्ति निकालना है तो एफ आर इक्वल ओमेगा आर अपॉन 2π। ओके, तो ओमेगा आर की वैल्यू पुट कर देंगे अनुनादी कोणीय आवृत्ति की, तो 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ n² माइनस का 2v², समीकरण 17 दे दिया। ओके, तो हमने क्या निकाल लिया, अनुनादी आवृत्ति निकाल ली और अधिकतम आयाम निकाल लिया। यदि अवमंदन शून्य हो अर्थात b की वैल्यू 0, हम एक आपको नोट बता रहे हैं, ये कंपटीशन लेवल में पूछा जाता, अवमंदन शून्य हो और इस अनुनादी कोणीय आवृत्ति की वैल्यू मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति के इक्वल हो, तब क्या होगा, इस आप ओमेगा आर की वैल्यू n पुट कर देंगे। तो आप समीकरण 16 में जब पुट करेंगे तो आयाम की वैल्यू कैसी आ जाएगी, अनंत आ जाएगी। ओके, तो आपको दिख भी रहा होगा ये 0 हो जाएगा, जब हर 0 हो जाएगा तो आयाम की वैल्यू कैसी आ जाएगी, अनंत आ जाएगी। अब हम थर्ड केस जानेंगे, जब चालक बल की आवृत्ति दोलित्र की जो मुक्त दोलनों की आवृत्ति से अधिक है बहुत, तब अवमंदन अत्यंत कम होने की स्थिति में जो b की वैल्यू कैसे 0। तो हम समीकरण 9 और 10 से क्या निकाल लेंगे, प्रणोदित कंपनों का आयाम और आरोपित बल और विस्थापन के मध्य कालांतर। तो समीकरण 9 और 10 में, इस 9 और 10 में b की वैल्यू 0 और ओमेगा की वैल्यू जब n से बहुत ज़्यादा है तब हम निकालेंगे। ओके, तो आप समीकरण 9 और 10 को देख रहे होंगे। तो ये आपको क्या है, समीकरण 9 है। इस समीकरण 9 में आप
जो कौन सा केस था, थर्ड केस, ओमेगा की वैल्यू एन से बहुत ज़्यादा है, तो थर्ड केस में आप बी की वैल्यू 0 पुट करना है। तो आप प्रणोदित कंपनों का आयाम निकाल लें एफ अपॉन में। ओके, अब आप क्या देख रहे हैं, जो क्या ओमेगा की वैल्यू एन से बहुत ज़्यादा है। जब एन से बहुत ज़्यादा है तो एन तो नेग्लिजिबल होगा, तो ये 0 के इक्वल, जब इसकी नेग्लिजिबल है तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा की पावर 4। ये इधर से बी की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, तो कितना आ जाएगा, एफ अपॉन में ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो ये हमने प्रणोदित कंपनों का क्या निकाल लिया, आयाम निकाल लिया। और कालांतर निकाल लेंगे, तो आप समीकरण 10 में देख लें, तो इधर से आप देख रहे हैं टेन थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, 0। ओके, बी की वैल्यू 0 पुट करेंगे ओमेगा, और अब आप इधर से क्या देख रहे हैं कि जो ओमेगा की वैल्यू एन से बहुत ज़्यादा है, ओके, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल। तो इधर से आपने वैल्यू कितनी निकाल ली, माइनस का, सॉरी, जो अवमंदन अत्यंत कम होने की स्थिति में है, मतलब बी की वैल्यू टेंस टू कितनी है, 0 जी, अत्यंत कम होने की स्थिति में आप इधर बी ही पुट कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2b ओमेगा। लगभग जी बी की वैल्यू 0 के टेंस टू, मतलब 0 की तरफ जा रही, अत्यंत अवमंदन कम होने की स्थिति में हम देख रहे थे। ओके, तो अब टेन थीटा इक्वल माइनस का 2b ओमेगा आ गया। तो इधर से आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे चालक बल की आवृत्ति बढ़ती जा रही है, ओके, आप इस समीकरण से क्या स्पष्ट हो रहा, ए इक्वल कितना है, एफ अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, तो मतलब ए प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में ओमेगा स्क्वायर। जैसे जैसे ओमेगा चालक बल की आवृत्ति बढ़ेगी, मतलब ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी, तो दोलन का आयाम घटता जाता है। ओके, तथा आप कैसे घटता जाएगा, इसकी वैल्यू आप जो प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी तो ए का मान घटेगा। ओके, इस प्रकार से। तो जो अभी आपने सब देखा, तो तीनों केसों से, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, आप जब बी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो टेन थीटा इक्वल माइनस का 0, तो थीटा की वैल्यू पाई आ जाएगी। तो आप जो थर्ड केस में चालक बल, वो विस्थापन से, जो विस्थापन है वो चालक बल से कला में कैसा होने लगता है, विपरीत होने लगता है। अर्थात जो विस्थापन चालक बल से कला में कितना कोण पीछे है, तो जो विस्थापन है वो चालक बल से कला में पाई कोण कैसा रहता है, पीछे रहता है। तो हमने जो फर्स्ट केस जाना, क्या फर्स्ट केस में क्या जाना, ओमेगा की वैल्यू एन से बहुत कम है। सेकंड केस में जाना तो ओमेगा की वैल्यू एन के इक्वल है। थर्ड केस में जाना तो ओमेगा की वैल्यू एन से बहुत ज़्यादा है। ओके, अर्थात तो इन तीनों केसेस से हमने क्या पाया, हम उसको आपको ग्राफ की सहायता से समझा देते हैं। तो आपको क्या स्पष्ट हो रहा कि जब स्थायी अवस्था में दोलन का आयाम चालक बल की आवृत्ति के साथ बदल रहा है, और इस चालक बल की विशेष आवृत्ति पर, अनुनादी कोणीय आवृत्ति पर, ओमेगा आर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर पर आयाम, प्रणोदित कंपनों का आयाम का मान अधिकतम था, हमने निकाला था। पुनः आवृत्ति बढ़ने पर ए का मान आवृत्ति के वर्ग में व्युत्क्रमानुपाती रूप से घटने लगता, आप देख रहे हैं। ओके, कहने का मतलब, आप जो फर्स्ट केस में ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी तो आयाम का मान बढ़ेगा। जब अनुनाद की स्थिति में आप देखेंगे तो आयाम का मान हमें अधिकतम प्राप्त होगा। फिर आप पुनः ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा आर से बड़ी हो जाएगी तो आयाम का मान पुनः कैसा होगा, डिक्रीज होगा। कैसा होगा, डिक्रीज होगा। ओके, आपने इसको मैं ग्राफ की सहायता से भैया बताऊंगा, तो आप इसको ग्राफ की सहायता से देख लें। तो आप ग्राफ की सहायता से क्या देख पा रहे हैं उसको देख लें। ये मैंने अवमंदन के लिए, अल्प अवमंदन के लिए, उच्च अवमंदन के लिए ग्राफ बनाया है। किसके किसके, स्थायी अवस्था में आयाम का आवृत्ति के साथ परिवर्तन। जो आप एक्स अक्ष में हमने दर्शाया है, जी चालक बल की आवृत्ति है ओमेगा, अर्थात निकाय पर आरोपित बाह्य बल की आवृत्ति है। ये क्या है, प्रणोदित कंपनों का आयाम है। इसको आप ग्राफ के माध्यम से, जो आपने फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस में जाना था, क्या
प्रारंभ में, शुरुआत में कब, जब ओमेगा की वैल्यू n से लेस देन है, मतलब प्रेरक बल की अर्थात चालक बल की आवृत्ति अति निम्न है, तब। प्रारंभ में जैसे जैसे हम चालक बल की कोणीय आवृत्ति ओमेगा का मान बढ़ता है तो कंपन का आयाम बढ़ता जाता है। ओके, आप देख रहे हैं बढ़ रहा है। आप उच्च अवमंदन की बात करें या अल्प अवमंदन की करें, ओके, तो प्रारंभ में आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे चालक बल की आवृत्ति बढ़ रही तो आयाम का मान बढ़ रहा है। और ओमेगा की एक विशेष मान पर, ओके, वो विशेष मान क्या है, दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर या उससे थोड़ी कम। इस ओमेगा की विशेष मान पर जो किसके इक्वल है, मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति के इक्वल, अर्थात दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति के इक्वल। इस ओमेगा के विशेष मान पर इस आयाम का मान अधिकतम होता है, चाहे उच्च अवमंदन के लिए देख लें चाहे अल्प अवमंदन के लिए देख लें, जिसे हम क्या बोलते हैं, अन्नाद की स्थिति। अन्नाद की स्थिति आप समझ गए हैं, ओमेगा के एक विशेष मान पर आयाम का मान अधिकतम होता है, इसे अन्नाद की स्थिति कहते हैं। अन्नाद की स्थिति के बाद मतलब हमने सेकंड केस हो गया अन्नाद की। थर्ड केस, जब ओमेगा की वैल्यू n से बहुत ज़्यादा है, अर्थात प्रेरक अर्थात चालक बल की आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, अर्थात जैसे अब चालक बल की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो आयाम का मान धीरे धीरे घटता जाता है। जी हमने अब अवमंदन जितना कम होगा अन्नादि आयाम उतना अधिक होगा। आप देख रहे हैं अवमंदन जितना कम होगा, अल्प अवमंदन के लिए अन्नादि आयाम ज़्यादा है और उच्च अवमंदन के लिए अन्नादि कम है। जब अवमंदन शून्य हो जाएगा तो आयाम कैसा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इस आयाम के अधिकतम मान के संगत जो आवृत्ति होती है उसे हम अन्नादि आवृत्ति बोलते हैं। आप जे फिगर में आप केवल इस फिगर से सीखिएगा, आप फिगर की सहायता से सीखेंगे तो ये लिखना भी आपको इस फिगर की सहायता से लिख सकते हैं। तो चित्र से क्या स्पष्ट हो रहा, उच्च अवमंदन होने पर अन्नादि आवृत्ति का मान दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति के मान से कम होता है, लेकिन अल्प अवमंदन होने पर अन्नादि आवृत्ति दोलक की मुक्त अर्थात जो स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। अल्प अवमंदन जब होता है, जो बाह्य बल की आवृत्ति होती है वो दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, लेकिन उच्च अवमंदन पर अन्नादि आवृत्ति का मान दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति से कम होता है। ये हमने क्या जाना था, ये हमने स्थायी अवस्था में आयाम का आवृत्ति के साथ परिवर्तन ग्राफ बनाया है। ये हमने जी फर्स्ट रिजल्ट देखा, सेकंड रिजल्ट भी आप देखने वाले हैं, तो ये है सेकंड रिजल्ट। आप सेकंड रिजल्ट में आपको क्या देखना है, आप देखें अच्छी तरह से। हमको जो हमने केस फर्स्ट सेकंड और थर्ड से एक और निष्कर्ष निकाला, क्या वो हमने निकाला है, स्थायी अवस्था में कालांतर का आवृत्ति के साथ परिवर्तन, विस्थापन और चालक बल से कला में थीटा कोण पीछे रहता है। कब, जब ओमेगा की वैल्यू 0 अर्थात जो हमने फर्स्ट केस जाना था, क्या जब ओमेगा की वैल्यू n से बहुत कम है, जो फर्स्ट केस था, अर्थात प्रेरक बल की आवृत्ति अति निम्न है, तो थीटा की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही थी, 0, अर्थात जो आरोपित बल और स्थायी विस्थापन समान कला में होते हैं। जब अन्नाद की अवस्था में मतलब जो बाह्य बल की आवृत्ति और दोलक की मुक्त दोलनों की आवृत्ति की जब बराबर होती है, तो जो विस्थापन होता है, तो विस्थापन चालक बल से कितना कोण पीछे रहता है, π/2। ये अधिकांश कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है कि अन्नाद की अवस्था में विस्थापन चालक बल से कितना कोण पीछे रहता है, तो कितना, π/2। जब बाह्य बल की जो कोणीय आवृत्ति है मुक्त दोलक की मुक्त दोलनों की आवृत्ति से अर्थात स्वाभाविक आवृत्ति से बहुत ज़्यादा होती है, तब जो विस्थापन चालक बल से कला में पाई कोण पीछे रहता है। ये हमने थ्योरिकल बता दिया, आप इसको ग्राफ की सहायता से भी सीखें। तो ग्राफ की सहायता से आप देख रहे हैं जी, ओके। तो क्या, जैसे जैसे चालक, आप इसको ध्यान में रखेंगे, जैसे जैसे चालक बल की आवृत्ति बढ़ रही है, क्या चालक बल की आवृत्ति बढ़ रही है, पहले 0 फिर n फिर n से ज़्यादा, तो विस्थापन और चालक
बल के बीच जो कालांतर है वो कहाँ से 0 से लेकर पाई तक बदल रहा है। 0 पर 0, n पर π/2। जब n से वैल्यू ज़्यादा है बाह्य बल की आवृत्ति की, जब कितनी है पाई है, तो प्रारंभ में जब चालक बल की आवृत्ति दोलक की मुक्त दोलनों से कम होती है तो विस्थापन और चालक कैसे होते हैं, समान कला में होते हैं। ओके, और जैसे जैसे चालक बल की कोणीय आवृत्ति बढ़ रही है विस्थापन और चालक बल के बीच कालांतर बढ़ता जाता है। जब ओमेगा बराबर n है अर्थात अनाद की स्थिति में विस्थापन चालक बल से कितना कोण पीछे रहता है, π/2। और जब चालक बल की आवृत्ति और बढ़ेंगे और बढ़ने पर कालांतर कोण बढ़ता जाता है। जब ओमेगा की वैल्यू n से बहुत ज़्यादा होता है तो विस्थापन चालक बल से कितना कोण पीछे रहता है, π/π कोण पीछे हट जाता है। ये है ग्राफ, आप इधर से देखें। जब ओमेगा की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू कैसी है, 0। जब ओमेगा की वैल्यू n के इक्वल है, जब बाह्य बल की कोणीय आवृत्ति दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर है तो जो विस्थापन है, ओके, जो विस्थापन है वो चालक बल से कितना कोण पीछे रहता है, π/2। जब इस ओमेगा की वैल्यू n से बहुत ज़्यादा होती है तब जो विस्थापन है वो चालक बल से कितना पीछे रहता है, पाई। ओके, ये हमने आप देख रहे हैं जो डॉट डॉट करके बना है, ये किसके लिए ग्राफ है, अल्प अवमंदन के लिए हमने ग्राफ बनाया है। जो आप इस जो डार्क लाइन में देख रहे हैं ये हमने इसके लिए उच्च अवमंदन के लिए, ये हमने आप ये देख रहे हैं ये हमने शून्य अवमंदन के लिए बनाया है। ओके, इस प्रकार से आपने क्या जाना, प्रवर्धित आवर्ती दोलक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। ये भी बताइए वीडियो कैसा लगा। यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में जो हमने पार्ट 2 वीडियो कह रहे थे, हम पार्ट 2 वीडियो पर डिस्कस करेंगे। आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द। धन्यवाद।